अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन कब होता है? अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन या फिर कंडीशन क्या है, या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? कि आपने जो एस्टिमेशन किया या फिर आपने जो एस्टिमेट किया, अर्निंग किया, मतलब आपने अर्निंग में, हम यहाँ पे अभी अर्निंग से कंपेयर करेंगे। आपने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उस पे आपको अर्निंग कितना मिल रहा है, और बाकी इंडस्ट्री का एवरेज क्या चल रहा है, उतने ही अमाउंट में बाकी इंडस्ट्री का एवरेज वो कितना अर्न कर पा रहे हैं। तो एक तरफ आपकी अर्निंग, आपकी हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में हमने देख लिया कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब आप ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटर्न कम कर रहे हैं, यानी आप एफिशिएंट नहीं है। अंडर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में आप मार्केट की अपेक्षा रिटर्न ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप ज्यादा एफिशिएंट है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी फर्म या फिर इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेसेस वर्क कर रहे हैं, आप उनके कंपैरिजन में कम इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल का इस्तेमाल आपने कम किया है, और रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है, उनसे बेटर है, उनसे बेटर है। यानी आपकी जो अर्निंग है, एक्चुअल अर्निंग है, आपने जो एस्टिमेटेड अर्निंग करी थी उस एस्टिमेटेड अर्निंग से क्या है, ज्यादा है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके पास कम पैसा है, ये कैपिटल कम है, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब जो आपने एस्टिमेट किया था उस एस्टिमेशन के कंपैरिजन में आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये अंडर कैपिटलाइज है। अंडर कैपिटलाइज का मतलब आप कम अमाउंट में ही ज्यादा बेटर रिटर्न दे रहे हैं। बाकी कंपनी जहाँ पे ज्यादा कैपिटल का यूज कर रहे हैं, आप उनसे कम कैपिटल का इस्तेमाल कर ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है, हैप्पी सिचुएशन है कि आप कम अमाउंट में ही बेटर रिटर्न दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन आपका एक एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने रिसोर्सेज का कितना बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। अदरवाइज फिर, क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज या फिर इंडस्ट्री का जो आरओआर है, इंडस्ट्री के आरओआर से आप ज्यादा कमा रहे हैं। और आपने जो कैपिटलाइजेशन, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल आप जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन में भी आपने ये देखा कि जितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप उससे कम कैपिटल, जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपने उससे कम रेज किया, ठीक है। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट का मतलब हम ये कैपिटल हम देख रहे हैं किस पे, एवरेज कैपिटल, यानी बाकी फर्म कितना कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है, आपके उसके कंपैरिजन में आपने फंड कितना रेज किया, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि अंडर कैपिटलाइज है। बाकी कंपनी आपसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, आपसे ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आपने कम कैपिटल का। अब कंपेयर करेंगे तो एक तरह से हमने एवरेज देख लिया ना, कि आपके कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, बाकी लोगों ने जो कैपिटल दिया उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तब आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि कम है या फिर ज्यादा है। तो इट मीन्स कि बाकी लोगों के कंपेरिजन में आप कम कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट या फिर बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है। जेस्टन बर्ग के अकॉर्डिंग, उन्होंने किस तरह से अंडर कैपिटलाइजेशन को डिफाइन किया है कि अंडर कैपिटलाइजेशन ये वो सिचुएशन है when the rate of profit when the rate of profit it is making on the total capital is exceptionally high in relation to the return enjoyed by return enjoyed by the similar companies। सिमिलर कंपनी मतलब बाकी सिमिलर कंपनी का मतलब हम इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, और एक्सेप्शनली हाई, क्योंकि आप जब भी अंडर कैपिटलाइजेशन या फिर ओवर कैपिटलाइजेशन का डिस्कशन करते हैं, तो आप देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम आपका अर्निंग किस तरह से चल रहा है। तो इट मीन कि आपने एक्सेप्शनली हाई रिटर्न, ये गेस्टन बर्ग का डेफिनेशन है कि आप जो इंडस्ट्री है या फिर सिमिलर टाइप के फर्म है, उनके कंपेरिजन में आपका जो अर्निंग है वो एक्सेप्शनली हाई है, मतलब बहुत ज्यादा आप रिटर्न दे रहे हैं। तो अब एक्सेप्शनली इन द सेंस हम यही करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि 10%, 12%, यानी
इंडस्ट्री का एवरेज अगर 10% चल रहा है और आपने 12% टर्न किया, इट मीन्स कि आपका हो गया यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन वाला सिचुएशन। चलो, तो जेस्टेनबर्ग के बारे में हमने बताया कि इन्होंने रिटर्न के टर्म्स में कैलकुलेट करके या फिर कंपेयर करके बताया कि अंडर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में जो आपका खुद का फर्म का जो रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडस्ट्री का एवरेज। दूसरी तरफ एक और डेफिनेशन हम लेंगे हॉगलैंड का। उनके अकॉर्डिंग अंडर कैपिटलाइजेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कंपेयर टू जो शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड है इन बिजनेस में, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके कंपेरिजन में आपका एसेट्स का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो अब यही चीज हम 3 तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से हमने टेस्टिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कंसिडर किया था, अभी हम टेस्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन या फिर टेस्टिंग ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को देखेंगे। अब ये टेस्टिंग किस तरह से हो सकती है? टेस्टिंग का मतलब कि आपके पास वो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन या फिर सिचुएशन होंगे जिससे आप कंपेयर करके ये बता पाएंगे कि आपका जो पोजीशन है वो अंडर कैपिटलाइज है कि नहीं है। तो पहले वाले में जो ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में हमने बातें करी थी, डिस्कशन किया था, 3 बेसिस पे हमने कंपेयर किया था। पहला, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो यानी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को हमने करेंट रेट से कंपेयर किया था, तो वो करेंट रेट से क्या था, कम था, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन था। दूसरी तरफ हमने जो बिजनेस का रियल बिजनेस का वैल्यू था उसको हमने कंपेयर किया, किसके वैल्यू के बिजनेस है, बुक वैल्यू से कंपेयर किया, तो बुक वैल्यू से ये भी हमारा जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस था वो भी कम था। इसके बाद तीसरा हमने रियल वैल्यू ऑफ शेयर को कंपेयर किया हमने बुक वैल्यू ऑफ शेयर से, ठीक है। तो वहां पे भी हमने देखा कि जो बुक वैल्यू प्राइस है वो रियल वैल्यू से ज्यादा है या फिर रियल वैल्यू ऑफ शेयर बुक वैल्यू से कम है। अब यहाँ सर यहाँ पे जितने भी ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को हम कंपेयर कर लेंगे किस तरह से। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है कि आपका अब ये जो राइट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट को हम देखेंगे कि कम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए, यानी हमारा जो एक्चुअल अर्निंग है, एक्चुअल अर्निंग या फिर हमने बोला था करेंट रेट से, तो करेंट रेट से आप एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो ये आप देखेंगे कि एक्चुअल आपका करेंट से ज्यादा आएगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से ज्यादा आएगा, और रियल वैल्यू ऑफ जो आपका शेयर है, रियल वैल्यू ऑफ शेयर भी आपका ज्यादा आएगा, किससे, बुक वैल्यू ऑफ शेयर से। तो सारा वही चीज है, केवल हमने इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये तो बात हो गई कि अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, इसके टेस्टिंग के क्या क्या तरीके हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कॉज क्या हो सकते हैं, आखिर ये अंडर कैपिटलाइजेशन हो रहा है इसका सिचुएशन क्या है या फिर ये क्यों हो रहा है। तो ये बाकी चीजें जो हमने अभी टेस्टिंग की बात करी है, टेस्टिंग ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, ये सारा वहीं से डिफाइन हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको रीजन लिख लीजिए या फिर कॉज लिख लीजिए। कॉजेज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन, पहला कॉज क्या हो सकता है, हम अर्निंग की बात कर रहे हैं और अर्निंग को हम कंपेयर कर रहे हैं अपने एस्टिमेटेड अर्निंग से। हमने जो अर्निंग का एस्टिमेट किया था उस एस्टिमेशन से आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे होंगे, आपकी अर्निंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इस केस में। तो यानी पहला लिख लो, मेकिंग लो एस्टिमेट द पॉसिबल इनकम ऑन अ रेगुलर राइज इन रियल इनकम, ठीक है। अगर आपने जो एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट के कंपैरिजन में आपने क्या किया, इनकम को कंपेयर किया, मेकिंग लो एस्टिमेट ऑफ द पॉसिबल इनकम। यहाँ पे ऐसे समझो करेंट रेट और यहाँ पे एक्चुअल रेट। जब आप यहाँ पे कैपिटलाइजेशन के अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे तो करेंट रेट अगर आपने कम ले लिया तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से आपका जो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट आएगा वो कम आएगा। यानी जब आपने करेंट रेट को कम एस्टिमेट कर लिया तो यहाँ पे आपका अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो गई, समझ में आ रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल रेट आपका क्या हो गया, जो अर्निंग है, अर्निंग तो आपकी ज्यादा हो रही है ना, तो जब अर्निंग ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से आपका
कैपिटलाइजेशन का अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा। यानी आपका टोटल अमाउंट जो एस्टिमेटेड अमाउंट था उससे ज्यादा हो गया। तो इसका एक रीजन है कि आपका एक्चुअल अर्निंग ज्यादा हो रही है, तो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है। तो जो आपने एस्टिमेशन किया या फिर जो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन आपने कैलकुलेट किया, वो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, जिस करेंट रेट से आपने कैलकुलेट किया, तो ये करेंट रेट क्या है, इंडस्ट्री का एवरेज है। तो इंडस्ट्री का एवरेज हो सकता है कि आपने गलत एस्टिमेट कर लिया, और गलत एस्टिमेट करने की वजह से आपने कोई लो रेट ले लिया। ठीक है, तो जब आप लो रेट ले लेंगे तो उसकी वजह से जो आपका अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन उस टाइम पे कैलकुलेट करेंगे वो कम आएगा, और एक्चुअल अर्निंग क्या होगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। तो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होगा। यहाँ पे मान लो करेंट रेट तुमने 10% ले लिया, तो 10% से अगर कोई अमाउंट कैलकुलेट करी तो वो आया 1 लाख, जबकि ये होना चाहिए था अगर 12%, तो ये हो सकता था मान लो 1,20,000 कर लो। ठीक है, 1,20,000। यहाँ पे हमने क्या किया, जो रेट लिया था करेंट रेट वो कम लिया, तो कम लेने की वजह से हमारा कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। एक्चुअल अर्निंग हमारा हो सकता है कि 12% हो जाए, 14% हो जाए, 15% हो जाए, तो यहाँ पे अब ये ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपने जो कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट, अमाउंट आप जब कैपिटलाइजेशन निकाल रहे थे वहां पे रेट ही आपने कम ले लिया। अब समझ आए, तो जब रेट कम लेंगे तो उसके वजह से कैपिटल कम आएगा, और एक्चुअल तो आपका ज्यादा हो ही रहा है। तो ये हम बोलते हैं लो एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल इनकम। आपने, क्योंकि एक्चुअल आपकी इनकम तो ज्यादा होगी ना। अब देखो अंडर कैपिटलाइजेशन में बेसिकली हमें यही फोकस करना है कि किस तरह से आपका अर्निंग, हाँ जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो रहा है आपके एस्टिमेशन के बेसिस पे। ठीक है, या आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके कंपैरिजन में आप उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कल वाले केस में क्या था, हमने जितने भी अर्निंग की बात करी यही देखा कि अर्निंग आपकी कम हो रही है, अर्निंग आपकी कम हो रही है, उसकी वजह से आपका ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है। इस केस में आपका अर्निंग क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्निंग आपका ज्यादा हुआ, आपने जो कैपिटलाइजेशन निकाला उसके लिए रेट कम रखा था, अर्निंग आपका उससे ज्यादा हो गया, कैपिटलाइजेशन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया। इसके बाद बात करते हैं, मैंने क्या बोला, आपको अर्निंग पे फोकस करना है कि किस तरह से अर्निंग आपकी बढ़ रही थी नहीं बढ़ रही है। दूसरा रीजन, कैपिटलाइजिंग द पॉसिबल प्रॉफिट एट रेट हायर देन द करेंट रेट। जो करेंट रेट है, करेंट रेट के कंपेरिजन में आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस केस में भी, यानी अभी इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है, जब हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकाला, यहाँ पे रेट ही हमने कम रखा था, या फिर अर्निंग का एस्टिमेशन भी हमने कम रखा था। दूसरे वाले केस में है कि आप एक्चुअल रेट जो है वो ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करेंट एस्टिमेशन जो है वो कम करने की वजह से हुआ। दूसरे वाले में आपका जो अर्निंग है वो आपके एक्सपेक्टेशन से, यानी आपने एस्टिमेट तो सही किया लेकिन आपका अर्निंग ज्यादा हो गया, तो उस वजह से भी आपका अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन, अर्निंग ज्यादा हो गई। तीसरे केस में री इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न इनटू बिजनेस। आपने जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको फिर से क्या करें, री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट का मतलब आपने फिर से उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि फिर से आपको बेटर अर्निंग होए। तो जब बेटर अर्निंग होगा तो फिर आपका अर्निंग या फिर प्रॉफिट का अमाउंट इंक्रीज होगा। इसके बाद है इशूइंग शेयर कैपिटल एट प्रीमियम। आपने शेयर कैपिटल को इशू किया, शेयर कैपिटल फंड रेज किया प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो आपका अगेन प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम के अमाउंट से इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग कैपिटल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट। अच्छा ठीक है, अगर आप कोई कैपिटल एसेट सेल करेंगे तो कैपिटल गेन होगा, सिंपल। तो कैपिटल गेन होगा तो आपकी अर्निंग वहां से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको ये वाला अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है एडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिंपल मतलब आप जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है डेट एंड इक्विटी का आप बैलेंस करके चल रहे हैं। आप ऐसा एक कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं जहां से आपका जो फर्म का वैल्यू है वो फर्म का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है कि किस तरह से कैपिटल डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन आप
चेंज करते हैं उसकी वजह से आपके प्रॉफिटेबिलिटी या फर्म के वैल्यूएशन पर किस तरह से फर्क पड़ता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आपने पॉलिसी अडॉप्ट किया है, यानी ऑप्टिमम ऑप्टिमम आपने रेशियो मेंटेन कर रखा है डेट और इक्विटी का, तो फर्म का वैल्यू इंक्रीज होगा। कौन सा? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बुक वैल्यू से ज्यादा होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अंडर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आप बढ़ाएंगे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब आपके जितने भी वेस्टेज हैं, वेस्टेज को आप क्या करेंगे? कम करेंगे। आप एफिशिएंट तभी होंगे जब वेस्टेज को कम करेंगे। नेक्स्ट है कंपनीज सेटअप इन डिप्रेशन और रिसेशन। ठीक अपोजिट वाला पार्ट। कल वाले पार्ट में हमने क्या बोला था कि अगर कंपनी इन्फ्लेशन के टाइम पे या फिर हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे स्टेब्लिश होती है या फिर स्थापित होती है, तो जो भी उसके एसेट्स होंगे हाई प्राइस पे परचेज किए जाएंगे। तो जब हाई प्राइस पे परचेज किए जाएंगे तो उसकी अर्निंग उस टाइम पे कम होगी, और वैसे ही इसका जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ रहेगा, और जो रियल वैल्यू है बुक बिजनेस का वो कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि अगर डिफ्लेशन या फिर रिसेशन का सिचुएशन चल रहा है या फिर मंदी का सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे ही जितने भी वस्तुएं हैं उन सबका भाव गिरा रहता है। तो यानी कम प्राइस पे ही, लो प्राइस पे ही आप एसेट को अक्वायर कर सकते हैं। लो प्राइस पे जब अक्वायर करेंगे, धीरे धीरे जब मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी जो बुक वैल्यू है वो कम रहेगी, रियल वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। चलो, ये ओवरऑल हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो रीजन सिंपल से ओवरऑल कल फोकस करना कि किस तरह से आप अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम इफेक्ट देखते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन का। इफेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेज लिख लो, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभाव इसका कंपनी पे, शेयर होल्डर्स पे और ओवरऑल सोसाइटी, तीनों पे किस तरह से इसका प्रभाव पड़ने वाला है, आप उसको डिस्कस करेंगे। तो ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका एक सीधा सा मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं यानी आपका मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। अब जब काम सही से कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आप क्या कंसीडर करेंगे? वही लाइब्रेरी वाला एक एग्जांपल ले लो। सबको लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बिजनेस धंधा पानी इसमें बढ़िया है। तो कंपटीशन इंक्रीज होगा क्योंकि आपकी अर्निंग बढ़ रही है, सबको दिख रहा है। तो जब अर्निंग इंक्रीज होगी तो लोग और एंटर करेंगे मार्केट में, सिमिलर काइंड जिस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो दो चार और लाइब्रेरी खुलना चालू हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन में इंटेंसिफाई। तो इंटेंसिफाई का मतलब जो भी कंपटीशन मार्केट में चल रहा है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। मार्केट में और भी कंपटीटर आने वाले हैं, और भी लोग आएंगे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे आपके सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में, क्योंकि उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा। क्यों? हाई रेट ऑफ अर्निंग से, ठीक है, अर्निंग। क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब उनको लगता है कि कम पैसे में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है तो कम पैसे में आपका ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो चलो हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हम भी बेटर रिटर्न पाते हैं। तो ये हो गया पहला बेनिफिट। ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज में ये लिख लेना, ये कंपनी के लिए है। तो बेनिफिट नहीं है, बेसिकली किस तरह से असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बेनिफिट भी आएंगे और कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे, दोनों ही आएंगे। अब तो कंपनी के लिए तो ये सही चीज या फिर बेनिफिशियल नहीं है, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ऑन कंपनी, पहला है डिग्री ऑफ कंपटीशन। ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। बिजनेस में नए फर्म या फिर नए बिजनेसेस आएंगे, नए फर्म एंटर करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट स्टार्ट थिंकिंग टू इंक्रीज टैक्स रेट। होगा गवर्नमेंट टैक्स रेट। गवर्नमेंट को भी लगेगा कि अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो टैक्स के रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट को भी इससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके। सिंपल पॉइंट है।
तीसरा है मार्केट एरिया ऑफ शेयर इज नैरोड एंड स्पेकुलेटर स्टार्ट टेकिंग अंडर एडवांटेज। ठीक है, अनड्यू एडवांटेज। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा। तो यानी जो भी शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेटर रिटर्न मिल रहा है। तो जब बेटर रिटर्न मिलेगा तो वो होल्ड करके रखेंगे, यानी वो अपने शेयर्स को सेल नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि जितने लोगों के पास इस कंपनी के या बिजनेसेस के शेयर होंगे वो होल्ड करके रखेंगे, वो सेल नहीं करेंगे। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि मार्केट एरिया ऑफ शेयर नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई सेल करने वाला इसको नहीं है। और हो सकता है कि इसके बाद स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो जाए, सट्टेबाजी भी इस शेयर के ऊपर स्टार्ट हो जाए। तो ये बेसिक मतलब है कि सब कोई होल्ड करके रखना जाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्कर्स के बारे में या फिर एम्प्लॉय के बारे में। अब उनको भी लगेगा कि कंपनी को तो बेटर अर्निंग हो रही है, बेटर प्रॉफिट हो रही है, और हमें उतना सैलरी या फिर वेजेज नहीं मिल रहा है, होगा। अब उनका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। तो इट मीन्स कि वर्कर माइट थिंक इन एंटरप्राइज ये ह्यूज अर्निंग या फिर ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और हमको पैसा उतना ही मिल रहा है, या फिर हमें सैलरी हाइक नहीं मिल रही है, हमें सैलरी हाइक नहीं मिल रही है, हमें भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, हमें भी इसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम ही दिन रात लगे हुए हैं, हम ही काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्कर, उनके अंदर एक रोष पैदा होगा। ठीक है, रोष, या फिर हो सकता है दुखी हो जाए, सैड हो जाए। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, क्या चीज की? वर्कर के पॉइंट ऑफ से वर्कर में think that they are getting low salary and wages. Workers may think that they are getting low salaries and wages. लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन का मतलब ये जितना भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी की जा रही है, लेबर अगर वर्कर के द्वारा की जा रही है, तो उनको भी लगेगा कि हमसे ज्यादा काम कराया जा रहा है, क्योंकि जब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में आप ये कंसिडर करेंगे कि लेबर मैनेजमेंट है या फिर लेबर यूनियन है, उनको लगेगा कंपनी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, और फिर वही बात सैलरी और वेजेज किया जाएगी। तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक रिलेशन गड़बड़ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट, लेबर और मैनेजमेंट, ठीक है, जो कंपनी है और कंपनी में काम करने वाले लेबर का यूनियन है, तो यूनियन के बीच में दोनों में एक रिलेशन जो है, संबंध है, वो खराब हो सकते हैं। एडवर्सली अफेक्ट किसलिए होंगे? प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब आपका प्रोडक्शन, हाँ, लेबर मैनेजमेंट। ठीक है, लेबर और मैनेजमेंट यहाँ पे डैश कर लेना। ठीक है, लेबर डैश मैनेजमेंट, मतलब लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एक तनाव उत्पन्न हो सकता है। किस वजह से? लेबर मैनेज मतलब लेबर को ये लगेगा, या फिर लेबर ट्रेड यूनियन है, उनको लगेगा, ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो लेबर यूनियन को यही लगेगा कि हमको हमसे ज्यादा काम कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो पहले से वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स पे देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो शेयर होल्डर्स को ये मिलेगा कि उनको अर्निंग ज्यादा होने की वजह से डिविडेंड उनको ज्यादा मिलेगा। तो डिविडेंड के टर्म्स में उनको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। कैपिटल एप्रिसिएशन के टर्म्स में उनको बेनिफिट मिलेगा। हम बताओ, शेयर होल्डर्स में पहला बेनिफिट लिख लो, शेयर होल्डर्स के लिए लिखा है ना, यहाँ पे पहला लिख लो डिविडेंड। एक तो इनको डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा,
और हायर रेट पे भी डिविडेंड मिलेगा और रेगुलर बेस पे भी डिविडेंड मिलेगा। तो कई सारे बेनिफिट इनको डिविडेंड के फॉर्म में हो गए। पहले वाले ओवर कैपिटलाइजेशन वाले सिचुएशन में हमने क्या देखा, एक तो डिविडेंड में कमी आई, दूसरा इरेगुलरिटी थी, मे भी हो सकता है कि उनको डिविडेंड ना भी मिले। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलेगा और हाई रेट से भी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो हाई डिविडेंड हो सकता है, इनकम रेगुलरली मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर्स के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन बता ही दिया। तीसरा क्या है, व्हेनेवर नेसेसरी शेयर होल्डर्स ऑफ अंडर कैपिटलाइज एंटरप्राइजेस का लोन लेने के लिए अगर कोई शेयर होल्डर है, अगर उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को एज ए कोलेटरल रख सकता है और इस कोलेटरल के बेसिस पे उसको लोन मिल सकता है। तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर पे। तो पहला डिविडेंड था, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन लिख लेना, कैपिटल एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, ठीक है। और तीसरा हमने कोलेटरल सिक्योरिटी। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर का प्राइस 100 था, शेयर का प्राइस 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 40 हो गया। तो अब जब शेयर का प्राइस जब आपने 100 रुपया में लिया, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 110, 10 रुपया का आपको यहाँ पे बेनिफिट है। तो आपके शेयर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने इसको कैपिटल एप्रिसिएशन का नाम दे दिया। बाकी डिविडेंड तो अलग है, डिविडेंड आपका कई तरीके से मिल सकता है। तो डिविडेंड डिसीजन अब नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन का बात, मतलब शेयर का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड तो अलग चीज है। तो ये हो गया कैपिटल, कोलेटरल हो गया। तीसरा सोसाइटी पे हम इसका प्रभाव देखते हैं, सोसाइटी समाज पे किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ जितने भी अब कस्टमर होंगे उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, पहली बात। और क्वालिटी प्रोडक्ट आपको लो प्राइस पे मिलने वाले हैं। पहले वाले अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या था कि प्रोडक्ट का हाई प्राइस पे लो क्वालिटी, अब यहाँ पे आपको लो प्राइस पे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलने चालू हो जाए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है तो वो प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है, तो ये डिस्कस हमने पहले ही कर लिया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा था। इसमें आप ये भी देखेंगे, ठीक है, कि सोसाइटी में जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस तरह के बिजनेस करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो ये भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ये भी सोसाइटी के बेनिफिट में चला जाएगा। क्योंकि इसके वजह से हमने इसका इम्पैक्ट जब कंपनी में देखा था, कंपनी में किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा था कि नए कंपटीटर के आने की वजह से कंपटीशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सोसाइटी को तो बेनिफिट मिल रहा है, किस तरह से सोसाइटी इससे मोटिवेट हो रही है कि नया बिजनेस हम ओपन कर लें। तो न्यू वेंचर्स लिख लो पहले, न्यू वेंचर्स या फिर कंपनी बाय एंटरप्रेन्योर या फिर न्यू एंटरप्रेन्योर लिख लो, न्यू एंटरप्रेन्योर। दूसरा बेनिफिट इसका क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने बोल ही दिया है, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस। तीसरा बेनिफिट क्या है, एंट्रेंस ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म की एंट्री होगी और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेज हैं वो एक्सपेंड करेंगी, ठीक है। तो एंट्रेंस ऑफ न्यू फर्म एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस शैल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी आपके सोसाइटी को बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे ही आपका एग्जिस्टिंग फर्म, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी अर्निंग बढ़ चुकी है, तो अर्निंग बढ़ेगी तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे या फिर इसके वजह से कोई नया बिजनेस इसमें एंट्री करेंगे। इस आपके प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए जो भी मोटिवेशन रहेगा, तो उसके वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लास्ट वाला एक पॉइंट इसका देख लो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए। अब सोसाइटी को ऐसा फील होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, वो ऐसे सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कंपनी अब हमें लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट
दे रहे हैं। अब उनके दिमाग में यही चीज आएगा, भले कंपनी यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस दे रही है, लेकिन अब लो प्राइस पे चूंकि उनको अब क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, अब उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं अब इसमें झोल है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। तो ये एक मेंटल लेवल पे या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे कंज्यूमर के माइंड में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फिर थिंकिंग डेवलप होगी कि may develop among consumer and workers, इवन वर्कर के भी दिमाग में ये चीजें इम्प्लांट होगी। वर्कर भी सोचेंगे कि बीइंग प्लांटेबल, अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बाय प्राइस राइजिंग कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। ठीक है, अगर हम प्राइस राइज करके या फिर जिस प्राइस पे भी, क्योंकि कंपनी की ओवरऑल हम प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, तो कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी को हम बढ़ता हुआ देखेंगे, तो हम यही सोचेंगे कहीं ना कहीं कंपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज कर रही है। अब इसके वजह से क्या होगा, फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, फिर गवर्नमेंट आपके कंपनी के ऊपर क्या करेगी, छानबीन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट कंपनी पे, शेयर होल्डर पे और सोसाइटी पे। अब हम रिमेडियल एक्शन की बात करेंगे कि रिमेडियल एक्शन क्या होना चाहिए। तो कुछ रिमेडियल एक्शन होना चाहिए। आपने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, आप उससे बेटर रिटर्न दे पा रहे हैं। उससे बेटर का मतलब जो इंडस्ट्री का एवरेज है या फिर बाकी जो फर्म है जितना अर्न कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस रिटर्न दे रहे हैं। तो क्या कंपनी को यहाँ पे कोई रिमेडियल एक्शन या फिर कोई सुधार वाला काम करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। आप इस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप एफिशिएंट हैं, आप एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस केस में दो चीजें आपको करनी होंगी, लेकिन आप अपने ओवर कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचेंगे कि हम कम कैपिटल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इसका किस तरह से बेटर यूटिलाइजेशन और कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो नीदर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपेयर अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में आप क्या करेंगे, और नीदर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इनकम नॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब आप जिस लेवल पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उतना ही रहना है, आपको कैपिटल कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन को, अंडर कैपिटलाइजेशन को रेक्टिफाई करने के लिए या ठीक करने के लिए आपको बेसिकली दो चीजें करनी है। क्या करनी है? दो चीजें। और वो दो चीजें किस वजह से की जा रही हैं कि जो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है थोड़ा सा और उसको बेटर या उसका जो पोजीशन है उसके पोजीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। और ये किस तरह से इम्प्रूव होगा, दो सिचुएशन इसमें देखो। पहला रिमेडियल एक्शन में शेयर स्प्लिटिंग करेंगे हम। शेयर स्प्लिटिंग क्या होती है? रेमेडियल एक्शन। ठीक है, रेमेडियल एक्शन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। पहला आप करेंगे शेयर स्प्लिटिंग। स्प्लिट क्या होता है? हाँ बताओ, सही बता रहे हो? काट देना। तो जब काट देना है तो यहाँ पे शेयर को कैसे काटते हैं? आधा आधा बांट देना। ठीक है, अब यहाँ पे आधा आधा की जगह हम किसी प्रोपोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई शेयर का प्राइस अगर 100 रुपया है, तो 100 रुपये का एक शेयर हम इसके कर देंगे 10 टुकड़े। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 10 रुपये पर शेयर हो जाएगा। यानी जो शेयर आपका 100 रुपये का एक था, अब 10 रुपये के 10 शेयर हो गए, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। कभी सर्च करना, जो रिलायंस का शेयर है कई बार स्प्लिट हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो शेयर स्प्लिट इसलिए करता है ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस शेयर को क्या कर सके, परचेज कर सके। तो मान लो अगर शेयर का प्राइस 1 लाख चला गया, तो 1 लाख का कोई अफोर्ड, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब अंडर कैपिटलाइजेशन है, शेयर का बेटर पोजीशन है, तो शेयर का प्राइस हो सकता है इंक्रीज हो गया हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर को स्प्लिट कर देंगे, मतलब अलग अलग कम प्राइस के शेयर में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स को हम इंक्रीज कर देंगे बेसिकली। ठीक है,
नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे कैपिटल आपका उतना ही रहने वाला है। कैपिटल में किसी भी तरह से वेरिएशन नहीं आने वाला है। 100 रुपए का शेयर है, वो 10 टुकड़ों में ही बटा है केवल, बाकी अमाउंट तो उतना ही है। ठीक है, चलो तो शेयर स्प्लिटिंग और इशू ऑफ बोनस शेयर पे थोड़ी सी बात हम कल कर लेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल और इसका हम देख लेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन वर्सेज ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या सिचुएशन है। तो आई थिंक कि कल भी एक क्लास लग जाएगा, तो डिविडेंड पॉलिसी नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे।